नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। उत्तराखंड राज्य में पहले यूसीसी कानून की चर्चा जोरों पर थी, तो अब मूल निवास और भू कानून को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कुछ दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया था कि अगले बजट सत्र में भू कानून लाने की कोशिश की जा रही है। अब सीएम के बयान, भू कानून, मूल निवास, समन्वय संघर्ष समिति की मांग है कि कानून बनाने से पहले ड्राफ्ट को सार्वजनिक किया जाए और राज्यवासियों की जन भावनाओं के अनुरूप भी भू कानून बने। इधर विपक्ष भी इसे लेकर सरकार पर हमलावर है। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस मामले पर चर्चा करेंगे। उत्तराखंड के अंदर एक कानून हमारे यहाँ पर प्रचलित है। उसमें जो नगर निकाय क्षेत्र से बाहर है, इसमें 250 वर्ग मीटर भूमि कोई भी बिना अनुमति के खरीद सकता है। एक ऐसा हमारे यहाँ पहले से इस प्रकार का प्रावधान बना हुआ है, लेकिन इसमें संज्ञान में आया है कि ये कानून बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने अपने ही परिवार के अलग अलग नामों से कई सारे भूखंड खरीद लिए हैं, जो कि इन प्रावधानों को, जिन उद्देश्यों के साथ इसका प्रावधान किया गया था, उसके अंतर्गत नहीं आता है। और हम ऐसी सभी ज़मीनें जो इस प्रकार से खरीदी गई हैं, उनका हम विवरण तैयार करा रहे हैं और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी सरकार से कुछ मांगे हम सरकार से चाहते हैं। एक तो सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी है 2022 में, सरकार उसकी रिपोर्ट को जनता के सामने प्रस्तुत करे। उस रिपोर्ट में किस तरह का कानून आपने बनाया है जमीनों को बचाने का, वो जनता भी जानना चाहती है। दूसरी मांग हमारी है, कोई भी कानून विधानसभा में पारित करने से पूर्व सर्वदलीय मीटिंग होनी चाहिए। जो आंदोलनकारी हैं, जो संघर्ष समिति के पदाधिकारी हैं, उस मीटिंग में उनको भी शामिल किया जाए और जो उस मीटिंग में निकलकर सामने आता है, जिसमें सर्वसहमति होती है, उसी के अनुरूप इस राज्य की विधानसभा में कोई भी कानून, चाहे मूल निवास का हो, चाहे भू कानून का हो, वो पारित होना है। इस राज्य में जो लोग 30 सालों से रह रहे हैं, इस राज्य में रह रहे हैं, उन्हें ही सिर्फ 200 वर्ग मीटर जमीन आवास के लिए, उसमें भी सिर्फ परिवार में एक व्यक्ति को सुविधा दी जाए। और उद्योगों के नाम पर जो जमीनों की लूट का रास्ता खुला है, वो बंद होना चाहिए। उद्योगों में, कारोबार में जो जमीनें हैं, उसको, जो काश्तकार है, उसमें उसकी भागीदारी होनी चाहिए काश्तकार की, और जिस कारोबारी को वहां पर अपना कारोबार करना है, उसकी बराबर की भागीदारी होनी चाहिए। और जमीन को बेचने के बजाय 10 साल की लीज की व्यवस्था शुरू की जाए। इसके साथ ही साथ हम मांग कर रहे हैं, इस राज्य में भूमि बंदोबस्त नहीं हुआ है। 1964 में अंतिम बार हुआ था, उसके बाद आज तक नहीं हुआ है। भूमि बंदोबस्त होना चाहिए ताकि हमें पता हो हमारे पास कितनी कृषि भूमि अब बच चुकी है, कितने लोगों ने आम मीटिंग करके, खुली मीटिंग करके निर्णय लिया कि कोई व्यक्ति अपनी जमीन बाहरी व्यक्ति को नहीं बेचेगा, जो बेचेगा उसका वो बाइकाट करेंगे। आज इस तरह की जागरूकता की आवश्यकता है। सरकार ने भी निर्णय लिया है कि जिस तरह से लोगों ने अनुमति दे के जिस प्रयोजन के लिए यहाँ पे जमीन ली थी, क्योंकि जब जमीन की परमिशन मिलती है तो उसमें बहुत स्पष्ट है कि 2 साल के अंदर निर्माण करना होगा। और दूसरा, जो प्रयोजन आपने, जिस प्रयोजन के लिए आपने जमीन ली है, वो प्रयोजन कभी भी नहीं बदला जाएगा। सरकार के संज्ञान में आया कि कुछ लोगों ने प्रयोजन से इतर निर्माण किया है, तो ऐसी जमीन को सरकार में निहित करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है कि ये जमीनें सरकार में निहित हो जाएंगी। इसी तरह जो 250 मीटर की अनुमति थी, उसको वायलेट करने का काम किया। एक ही परिवार के 5-5, 6-6 सदस्यों के नाम जमीन ले ली, जबकि एक परिवार को 250 वर्ग मीटर जमीन अलाउड है। तो अगर इस तरह के प्रकरण भी संज्ञान में आए। ये बात सही है कि ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है और राज्य के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है, उतना ही गंभीर भी है। अब मुख्यमंत्री जी या बीजेपी सरकार सीधा विधानसभा पटल पर ला रही, क्या है उसमें, क्या नहीं, उसको सार्वजनिक तो करना चाहिए। तिवाड़ी जी के टाइम पर, तिवाड़ी सरकार में हमने बहुत अध्ययन किया। उसमें अध्ययन के बाद हमने तय किया था कि बाहर के व्यक्ति को केवल 250 वर्ग मकान बनाने की ज़मीन दी जाएगी और किसी काम को जमीन, बड़ा स्ट्रिक्ट रूल और बहुत अध्ययन के बाद बड़ा भारी दस्तावेज है, सरकार उसको देखना नहीं चाह रही। अब सीधे आप विधानसभा में ला करके जनता के हम के धुल झोंक रहे। किस तरह का चाहिए जनता, किस तरह से जनता के सुझाव लेने चाहिए, जो संघर्ष में उनके सुझाव क्या, उसका अध्ययन करके सार्वजनिक करना चाहिए। उसके बाद राय लेकर विधानसभा ला और तत्काल उसको लागू करें। प्रायोरिटी आज राज्य सरकार की।
भू कानून, मूल निवास, ये कोई आज के मुद्दे नहीं है। कई सालों से इस पर आवाज उठाई जाती रही है, लेकिन मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये मुद्दा और भी ज्यादा गर्मा गया है। न सिर्फ सामाजिक संगठन बल्कि राजनीतिक दल भी इसमें अब आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ सुनीता विद्यार्थी बौड़ाई जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं, प्रमोद कपरवाण शास्त्री जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, देवचंद उत्तराखंडी जी यूकेडी प्रवक्ता हैं, जय सिंह रावत जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, और प्रांजल नौडियाल जी है, महासचिव मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति के। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। प्रांजल जी, आपके पास आएंगे। भू कानून, मूल निवास बहुत लंबित मांग है। अब आपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, क्या आपकी मांगे सरकार से हैं? देखिए, मूल निवास और भू कानून को लेकर जो स्थिति इस प्रदेश में हम इतने सालों से देख रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जो हुई वो इसी संदर्भ में थी कि पहले इस प्रदेश में मूल निवास 1950 लागू किया जाए और इसी के आधार पर यहाँ पर जितने भी संसाधन हैं, नौकरियाँ हैं, ठेकेदारियाँ हैं, स्कूलों में एडमिशन है, 90% भागीदारी प्रदेश के मूल निवासियों की सुनिश्चित की जाए। दूसरा, सशक्त भू कानून को लेकर है। प्रदेश में एक सशक्त भू कानून लागू होना चाहिए। हम बहुत पहले से ये कहते आए हैं कि पहले तो कृषि भूमि और ग्रामीण क्षेत्रों की जो भूमि है उसकी खरीद फरोख्त पर तुरंत प्रभाव से रोक लगनी चाहिए। जो शहरों की भूमि है उसमें 200 वर्ग मीटर की भूमि जो बाहर से आए हुए व्यक्ति हैं वो लगभग अगर यहाँ से 30 साल से रह रहे हैं तो उनको वो भवन बनाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए 200 वर्ग मीटर की भूमि दी जा सकती है। हमारी ये मांग, हम फिर उसमें भी बहुत लंबे समय से हम ये बार बार कहते आए हैं कि निकायों का विस्तार बंद होना चाहिए। जब भी निकायों का विस्तार हो रहा है तब जो है नए नियम भूमि के उस पर लग जाते हैं और जमीनें शहरी क्षेत्रों में खुली लूट के लिए छोड़ दी जाती हैं। और हम पहले तो निकायों का विस्तार कर क्यों रहे हैं? ग्रामीण क्षेत्र की जमीनें बार बार हम निकायों में ले क्यों रहे हैं? हमारी ये भी मांग है कि जो भी जमीनें अभी तक उद्योगों के नाम पर, संस्थाओं को, कंपनियों को, इंडस्ट्रीज को जो जमीनें दी गई हैं अभी तक इस 24 साल में, वो सारा ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए। ये बात इस प्रदेश की जनता को पता होनी चाहिए कि इन जमीनों का हो क्या रहा है। क्या जिस प्रयोजन के लिए जमीनें ली गई थी वो प्रयोजन जो है सफल हो रहा है? वो प्रयोजन के लिए ही वो जमीनें यूज हो रही हैं या नहीं, या वहां कोई और काम हो रहा है? ये जो कुछ मांगे हैं, ये हमारी कुछ प्रमुख मांगे हैं जो बहुत समय से जो है हम बार बार आंदोलनों के जरिए भी, बार बार अलग अलग फोरम्स पे भी हम ये बातें उठा रहे हैं। बिल्कुल। देवचंद्र उत्तराखंडी जी, आपके पास इसलिए आएंगे क्योंकि एग्जैक्टली वही चीज कही है जो यूकेडी भी उठा रही है, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में समिति के अध्यक्ष या पदाधिकारियों ने कहा है। कितने सहमत आप उस बात से हैं और कौन सी चीज ऐसी है जो आपको लगता है आपकी तरफ से छूट गई लेकिन उन्होंने उठा ली? देखो दिव्या जी, मैं प्रांजल की बात से बिल्कुल सत्य हूँ, क्योंकि ये बात उत्तराखंड क्रांति दल के शुरू से रही है। और उस टाइम आप अगर याद कीजिए, जब नयन दत्त तिवारी की सरकार थी तो हमारे जो अभी संरक्षक हैं, जो हमारे विधायक रहे उस टाइम, उन्होंने दिवाकर भट्ट जी ने ये पॉइंट उठाया था और उन्होंने, नयन दत्त तिवारी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री उस टाइम, उन्होंने वो बात कुछ हद तक उसको लागू किया था। लेकिन जब 2009 में खनौरी सरकार आती है तो उसको थोड़ा ढील दी जाती है और निकायों का विस्तार करके फिर उन जमीनों का खुर्द-बुर्द की जाती है। ये जो समन्वय समिति है ये हमारे अंग से, हमारे से उसमें निकले और इन्हीं मुद्दों को लेकर वो इसलिए प्रखरता से आगे जा रहे हैं कि उत्तराखंड की बात इतने सालों से कोई सुन नहीं रहा। और बहुत अच्छा ये लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा, हम उनको, हमारा भी उनको समर्थन है और वो बहुत अच्छा काम इस पर कर रहे हैं, उनकी सारी बातें माने। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज और बताऊं कि जो 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने इसको पूरा का पूरा निरस्त किया गया, ये बहुत दुखद है। तो अभी हमारा कहना था कि जहां से प्रांजल ने छोड़ा वहां से मैं शुरू करता हूं कि 2018 के बाद इसको जो निरस्त किया था, इसको अगेन स्टैंड गुड करके और उसको मानते हुए जितनी जमीनें और जितनी निकायों को आगे बढ़ा करके जो जमीनें बिकी हैं उनको, जो धामी जी ने बोले, अपनी बात पर लें कि वो जमीनें सरकार के इसमें चली जाएगी। ऐसा तुरंत प्रभाव से होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, मूल निवास का जब छत्तीसगढ़ हमारे साथ बना और झारखंड हमारे साथ बना, जब वहां पर यह स्थिति जो इन्होंने अस्थायी निवास की निकाली है, तो हमारे उत्तराखंड में ऐसा क्यों?
उत्तराखंड में भी मूल निवास होना चाहिए। जब मूल निवास होगा तो ठीक है, कुछ पद ऐसे हैं जो पूरे देश के लेवल पर कमीशन IAS हैं, IPS हैं, इनको छोड़कर जो हमारे समूह को और जो बाकी ये जो सर्विसें हैं, कम से कम 90% हमें तो मिलेगा, कंपनियों में भी मिलेगा। तो एक प्रावधान होना चाहिए कि जो उत्तराखंड, तभी तो उत्तराखंड राज्य मांगा, नहीं तो उत्तराखंड राज्य मांगने का मतलब क्या था? ठीक है। उत्तराखंड राज्य, एक मिनट थोड़े में, उत्तराखंड राज्य मांगने का मतलब ये नहीं था कि हम अपने राज्य में बेगाने हो जाएं। अब बात आती है कि जब मुख्यमंत्री जी ये बोलते हैं कि वो जमीनों को हम सख्ताई से ये करेंगे, ये उन्होंने 2023 में जब हमारी एक रैली हुई थी, उस रैली में भी कहा था। उस टाइम माननीय राधा रतूड़ी जी को समिति का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन उसकी रिपोर्ट वो बोलते आ गई, जो कि मान्य नहीं है। आपको याद होगा, आज से कुछ ही दिन के पहले डिबेट में जब ये बात हुई थी, मैंने आपको बताया था कि ये भी कोई भी कानून बनाने से पहले जो राज्य आंदोलनकारी हैं और उत्तराखंड क्रांति दल है, संघर्ष जो हमारे समन्वय समिति के जो लड़के हैं, इन लोगों को, ये नेता जो आगे आगे आ रहे हैं, इनको बिठाकर ये क्या चाहते हैं, खास तौर पर जो आंदोलनकारियों को साथ में लेकर के इसका ये बनना चाहिए। और अभी एक चीज और बता दूं मैं कि धामी जी ने बोल तो दिया, लेकिन आपको मैं बता दूं दिव्या जी, जो UCC जो है और जो भू कानून और मूल निवास है, ये दोनों छाछ और दही के जैसे हैं, जिनका आपस में समन्वय नहीं है, जिनका आपस में मिलान नहीं है। ये जब मिलाए जाएंगे तो दोनों ही नुकसान में होंगे। तो मैं नहीं समझता कि धामी की इसमें क्या गारंटी होगी। ठीक है, जय सिंह रावत जी, सर, एक वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आपने ये जो सब्जेक्ट है इस पे काफी रिसर्च करी है ग्राउंड जीरो पर जाकर। तब के हालात क्या थे, आज जो मांगे उठ रही हैं कितनी वाजिब है आज के समय पर? जो बिक चुकी हैं, जो प्राइम लैंड थी, जितने नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ये 4 धाम का जो करीब 1200-1300 किलोमीटर का रास्ता वो है, सड़क है, उस पर जितने चट्टियाँ जो मतलब जो टाउनशिप हैं जहाँ वो है, वो बिक चुकी हैं। पर्यटन स्थल जितने थे उनके 4 सब बिक चुके हैं। लेकिन अभी भी ये है कि अगर सरकार ये कर रही है तो इसे कह सकते हैं देर आयत मगर दुरुस्त आयत। मतलब ठीक है, क्योंकि जो अभी तक जो प्रोविजन है उसमें जो एक्ट है भू कानून, जो जिससे कहते हैं लोगों को, तो एक तो भू कानून सभी बोल रहे हैं, लेकिन भू कानून तो कई किस्म के होते हैं। जमीनों को रेवेन्यू वाला भी कानून है, आपका चकबंदी वाला भी है, आपका सीलिंग एक्ट भी है, कई सारे कानून है जो भूमि संबंधित है। जो चर्चा जिस पर आ रही है वो जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 का है, जो भारत का केवल संयुक्त प्रांत या उत्तर प्रदेश का नहीं, बल्कि भारत का पहला लैंड रिफॉर्म कानून था वो, जो, और वो आजादी से पहले ही बन गया था जी। 1946 में गोविंद वल्लभ पंत जी ने जब संयुक्त प्रांत था तो उसके लिए कमेटी बन गई थी, और 1900 जो कमेटी ने जो ड्राफ्ट तैयार किया 1948 में तैयार हो गया था, और उसका प्रियम्बल पढ़े, उसकी जो प्रस्तावना पढ़े तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि देश आजाद हो जाएगा, अंग्रेजों से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन जो ये जमींदार हैं, जो सामंत हैं, उनसे आम कृषक को जो मजदूरी करते हैं, जो खेती करते हैं, वास्तविक जो खेती करते हैं, वो तो गुलाम के गुलाम ही रहेंगे। इसलिए ये कानून बनाया गया था। ये ऐतिहासिक कानून है। और हमारे प्रदेश में जब राज्य बना तो आंदोलन के दौरान हमने देखते उस समय 371 की बात होती थी, इसलिए होती थी कि यहाँ की जमीनें बची रहें और यहाँ की जो संस्कृति है वो इंटैक्ट रहे, यहाँ कल्चरल पॉल्यूशन न हो, उसमें डाइल्यूट न हो, यहाँ की संस्कृति संरक्षित रहे, इसलिए हो रही थी। लेकिन बाद में वो तो संभव नहीं था। तिवारी जी विजनरी थे, जैसे आपके डॉक्टर यशवंत परमार विजनरी थे। 71 में स्टेटहुड मिली हिमाचल प्रदेश को, 72 में उन्होंने कानून बना दिया, और उसी कानून की मांग का हम कहते हैं, हमारे यहाँ जितने भी मेरे ख्याल से पैनलिस्ट होंगे वो तो यही मांग थी, भाई हिमाचल की तर्ज पर बनाओ। हिमाचल की तर्ज पर मतलब जिस कानून की मैं बात कर रहा हूँ उसकी धारा 118 है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि बाहरी नहीं आ सकते। बाहरी शब्द का प्रयोग करना भी घोर आपत्तिजनक है। भारतवासियों कहना ये बाहरी है, भीतरी है, उसमें केवल
कृषक और गैर कृषक की बात की, बिल्कुल। वही डॉक्टर परमार ने उस शब्द का प्रयोग किया, इसलिए रोक दिया था। वही तिवारी जी ने जो पहला यहाँ का जो भू कानून बनाया, भू कानून जी क्या था, जी बना हुआ था, जेडीएलआर तो है ये 1950 से, और हमने सारे जो कानून है यूपी से अडॉप्ट कर रखे हैं। जी। उस अनुकूलन, उपांतरण, ये सब हो रखा है। तो उसमें प्रोविजन किया कि 110 की धारा 154 में कि जो गैर कृषक होगा वो कृषि योग्य जमीन नहीं खरीद पाएगा। उसकी धारा 29 में ये प्रोविजन किया गया कि अभी अगर आपने, मैं इसलिए कह रहा हूं कि कई लोग कह रहे हैं कि साहब की 2-3 के एक ही परिवार वालों ने 2-3 खरीद लिए, उसमें आज के तारीख में भी इतने संशोधनों के बाद भी 2017 के बाद भयंकर संशोधन हुए, वो कानून आज भी, वो धारा आज भी उपलब्ध है कि अगर एक बार अगर आपको जमीन मिल गई, रिहाइश के लिए मिल गई, तो ऐसा नहीं आप उत्तराखंड के भूमिधर नहीं माने जाएंगे, आपकी पीढ़ियां अपने को भूमिधर नहीं मानेंगी। मतलब मैं, मेरा बेटा, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, वो नहीं कह सकेंगे हम यहाँ के भूमिधर हैं। वो कानून में लिखा हुआ है। तो ये जो बात उठी, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ ये कैसे हो रही है। ठीक है। दूसरी बात है कि गलती तिवारी जी ने बहुत बड़ा काम किया, निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम किया, लेकिन जो जनता के जो भूमि सौदागर थे, बाकी लोगों के दबाव में क्लॉज उसमें डाल दिया गया था, धारा 2 डाल गई थी, उसमें ये कहा गया कि भाई ये कानून, ये रिस्ट्रिक्शंस नगर निकायों में, अर्बन बॉडीज पर लागू नहीं होंगी। नगर निगम, नगर निकाय, पंचायत, ये क्या कहते हैं, पालिका, इन सब पर लागू नहीं होगी। और जब भी इनका विस्तार होगा तो वहां ये कानून नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो क्या हुआ, जानबूझ के 2017 के बाद इस कानून का सत्यानाश करना शुरू हो गया था। 2018 में क्या किया गया कि 385 गांव उत्तराखंड के थे, उनको अर्बन बॉडीज में शामिल कर दिया। वो 385 कौन थे, जहां प्राइम लैंड थी, जो नगर निकाय उनके आसपास ही, उन्होंने कहा मिलाओ इनको, नगर में बिकवा डालो। तो डाइल्यूट करने की कोशिश की गई, डाइल्यूट भी और हड़पने की। बिल्कुल। मतलब आपने हमारी सरकारों ने अपने लोगों को, अपने भूमिधर जो थे, जो गरीब जो लोग थे, उनकी जमीनों को प्रोटेक्ट करने के बजाय जो भूमि के व्यवसायी, प्रॉपर्टी एजेंट है, आज मैं देख रहा हूँ हर तीसरा चौथा आदमी प्रॉपर्टी का काम कर रहा है। बिल्कुल सर। ज्यादातर वकील प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं, उत्तराखंड में क्यों हो रहा है प्रॉपर्टी, क्योंकि जो आदमी जमीन को कमा रहा, जमीन की सेवा कर रहा, जमीन तो माँ है, धरती माँ है, उसकी सेवा कर रहा है, वो गरीब है, फटीचर है, फटेक फूट पर आने लगे, और जो उनके टुकड़े टुकड़े करके बेच रहा है वो मालो माल है। बिल्कुल। मिलियनेयर, मल्टी मिलियनेयर हो गए हैं वो लोग। और नेता भी उस बिजनेस में है, पत्रकार भी उस बिजनेस में है। ठीक है सर, जी मैं आऊंगी, उस पर भी आऊंगी। कपरवाण जी, आपसे पहले विपक्ष के तौर पर, इसलिए क्योंकि विपक्ष का एक तरफा वर्जन इसलिए चाहते हैं ताकि सरकार से फिर पूछा जाए कि क्या है। आप लोग जो आवाज उठा रहे हैं उसको कहीं ना कहीं बल दिया है संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने, क्या कहेंगे इसे लेकर? दिव्यदर्शिनी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी अगर इस प्रदेश के हित में कोई काम करते हैं तो उसके लिए हमारी पार्टी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करती है। लेकिन चूंकि आप कह रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी की जो बात पे विश्वसनीयता इसलिए नहीं है कि मुख्यमंत्री जी उसको जलेबी की तरह गोल मोल घुमाना चाह रहे हैं। यदि हमारे लोगों का, जो इस राज्य के लोग हैं, अगर उनकी इच्छा है कि इस पे सार्वजनिक बहस की जाए, विधानसभा में भी की जाए, और बाहर संघर्ष समिति के लोग हैं, पर्यावरणविद हैं, आपके भूवैज्ञानिक हैं, सब लोगों को अगर इकट्ठा करके आप सब लोगों के विचार लेकर के, क्योंकि ये जो ये कानून बनेगा, ये कानून बेसिकली कांग्रेस भाजपा के लिए बनना नहीं है, ये इसने बनना है उत्तराखंड के लोगों के लिए, जो उत्तराखंड के अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उसके लिए, जो उत्तराखंड के पहले पायदान पे खड़ा है उसके लिए। तो ये कानून बनना है। तो हमारी सिर्फ एक ही मांग है, हम ये चाहते हैं कि जो हमारे शिक्षाविद हैं,
जो हमारे पर्यावरणविद हैं, जो हमारे जो है जमीनों के जो जमीनों के मामलों को जानते हैं, जो भूवैज्ञानिक हैं, उन सबकी राय आप लेकर के, क्योंकि आप कोई छोटा काम नहीं कर रहे हैं, आप बड़ा काम कर रहे हैं और ये राज्य की दशा और दिशा को बदलने वाला काम है। यदि आपकी जो है, यदि आप जो है आपकी निष्ठा सही है, यदि आप पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, तो आपको तो स्वागत करना चाहिए। हम कांग्रेस तो यही मांग कर रही है, कांग्रेस भू कानून का विरोध थोड़ी करती है। हम तो मुख्यमंत्री जी को यही उनसे आग्रह कर रहे हैं कि यदि आप इस प्रदेश के सचमुच में हितैषी हैं, कि खाली आप दिखाने के हितैषी हैं, यदि आप सचमुच के हितैषी हैं तो आप तमाम लोगों को की राय लेकर के तब इसका, भाई लोगों का कानून है, लोगों के लिए कानून बनना है और आपको लोगों ने कानून बनाने की ताकत दी है, तो आप उसको बनाइए। यही तो कांग्रेस की मांग है। बिल्कुल। और ये सुनीता विद्यार्थी जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे छोटा सा वर्जन लूंगी। ये जो पूरे विपक्ष की तरफ से आवाज उठाई जा रही है कि यहाँ पर एक सार्वजनिक बहस होनी चाहिए, जो ड्राफ्ट आप बना रहे हैं उसे सार्वजनिक करिए ताकि जब कानून आए तो वो फुल प्रूफ हो, उस पर किसी को संदेह ना हो। बिल्कुल, देखिए दिव्य दर्शनी जी, जिस प्रकार से यहाँ पे तमाम पैनलिस्ट ने अपनी अपनी बात रखी है और मैं बहुत हद तक इन बातों से संतुष्ट भी हूँ, क्योंकि जैसे कि हमारी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि ये भू कानून जो है किसी भी दल का कानून नहीं है, क्योंकि निश्चित ही किसी दल का, चाहे वो राज्य आंदोलनकारी हो, चाहे कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, ये उनका अपना कानून नहीं है। ये प्रदेश के लिए कानून बनाया जा रहा है और इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो यहाँ का निवासी है, जो उत्तराखंडी है, उनके हित के लिए ये कानून बनने जा रहा है। और इसमें निश्चित रूप से सबके सुझावों का हम सम्मान करते हैं। जैसे अभी जो संघर्ष समन्वय समिति ने भी अपने सुझाव दिए हैं, जो अपनी मांगे रखी हैं, उन पर विश्लेषण चल रहा है और हम चाहते हैं कि आज के युवा जिस प्रकार से आगे के लिए दूरदृष्टा रखते हुए हर बात को लेकर सजग हैं, हमारी सरकार देखिए मूल निवास और भू कानून के लिए बहुत ज़्यादा संवेदनशील है और सजग है। हम लोग, हमारी सरकार जिस प्रकार से हर प्रकार से सभी के सुझावों को लेकर हम जो कानून का पूरा लेखा जोखा जनता के सामने रखने जा रहे हैं, जो सुभाष कुमार की समिति में अभी तक जितने सुझाव आए हैं हमने उनको जगह दी है। और उसके बाद भी अभी मुख्य सचिव राधा रतूड़ी जी की जो सब बैठकें हैं, उनमें लगातार यही विश्लेषण हो रहा है कि किस प्रकार से कौन से बिंदु जो हैं उन पे चर्चा की जाए, उन पर परिचर्चा की जाए, ताकि वो सही तरीके से हर एक बिंदु को हम उसमें सम्मिलित करें, जिससे हमारे प्रदेश का कल्याण हो, हित हो। क्योंकि ये आज के लिए नहीं है, ये आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए है और ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम लोग ये पाला झाड़ लेते हैं कहकर कि उनकी सरकार में ये पॉइंट आया, उनकी सरकार में ये आया। मैं तो कहती हूं कि किसी ने कुछ भी किया, आज हमारे पास है और वर्तमान में जब हमको मौका जनता ने दिया है और हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि हम प्रदेश के लिए अच्छे अच्छे कानून लाके सेवा करें, तो निश्चित रूप से हम एक जो है वृहद भू कानून की जो है हम लोग लेकर आएंगे और पूरा प्रारूप जो है उसको पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में जनता के सामने रखेंगे और सबके सुझावों का हम सम्मान करते हैं। ठीक है, यहाँ रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी लगातार हम चर्चा करेंगे जो मांगे उठाई जा रही हैं और क्या यहाँ पर लूप होल्स हो सकते हैं और जन जागरूकता जिसकी बात की जा रही है वो कितनी महत्वपूर्ण है। अब बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार भू कानून और मूल निवास पर चर्चा हो रही है। ये मांग तेजी के साथ अब इसलिए उठ गई है क्योंकि मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हालिया में ये कहा था कि हम अगले बजट सत्र में इसे लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सभी संगठनों का ये कहना है कि आप पहले इसका ड्राफ्ट सार्वजनिक करें ताकि एक सशक्त भू कानून बन सके। तमाम मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। प्रांजल जी, जो तमाम मांगे आप लोगों ने रखी वाजिब हैं और जो आप लोग कह रहे हैं उसको लागू भी होना चाहिए, लेकिन जो ये ड्राफ्ट सार्वजनिक करने वाली बात है, क्या आपको अपनी सरकार पर विश्वास नहीं कि जो वो कानून लेकर आएंगे वो फुल प्रूफ लेकर आएंगे? क्योंकि हर जो कानून बनता है ज़रूरी नहीं है कि जनता के साथ उसका ड्राफ्ट सार्वजनिक करा जाए, फिर तो ऐसे में हर कानून को पहले जनता से सरकार को लाना होगा, उसके बाद उसको लागू करना होगा। ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है और हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। डेमोक्रेसी की पहली डिमांड ही यही है कि जनता क्या चाहती है, इस पर विमर्श होना चाहिए। मैं आपको
इस प्रदेश के इतिहास पे ले जाता हूँ। सन 2000 में ये प्रदेश बना। उससे पहले उत्तर प्रदेश में हमें मूल निवास की व्यवस्था थी। मूल निवास का सर्टिफिकेट हमें मिला करता था। पहली मनोनीत गवर्नमेंट यहाँ पर बीजेपी की आती है और मूल निवास के साथ साथ यहाँ स्थायी निवास की व्यवस्था शुरू होती है, जिसकी कट ऑफ डेट 1985 रखी जाती है, यानी राज्य बनने के 15 साल पहले की। सन 2012 में एक हाईकोर्ट के मामले में गवर्नमेंट ने, उसके बाद जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, एक जियो जारी करा और मूल निवास की व्यवस्था इस प्रदेश से पूरी तरह खत्म कर दी गई और स्थायी निवास की व्यवस्था यहाँ शुरू हो गई। और अब पिछले साल जो यूसीसी का ड्राफ्ट जो चल रहा है और यूसीसी का जो कानून यहाँ आ रहा है, उसमें जो निवास की स्थिति है वो 1 साल कर दी गई है। यह है मूल निवास की स्थिति। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों ने मूल निवास को पूरी तरह खत्म करने में यहाँ कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। ये हाल है हमारी पार्टियों का। भू कानून पे आते हैं। भू कानून पे जो पहला भू अध्यादेश था, जब हम उत्तर प्रदेश में थे, तो उसी समय पर एक उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भू सुधार अधिनियम चलता था। उसमें एक धारा थी 143 इसमें जब भी आप किसी कृषि भूमि को गैर कृषि काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें भूमि का लैंड यूज बदलने का प्रावधान था। उस प्रावधान, क्योंकि लैंड यूज बदल जाता था तो वो जरा थोड़ा टिपिकल था। लेकिन 2018 में तत्कालीन त्रिवेंद्र गवर्नमेंट आती है और 143 में क और ख नाम के 2 उसमें प्रयोजन जोड़ती है। इन दोनों प्रयोजनों से आप जब भी किसी औद्योगिक काम के लिए भूमि, कृषि भूमि लेंगे, तो आपको लैंड यूज बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पहला एक बड़ा फ्लॉ जो वो लेके आए, जिसमें जमीनों की खुली लूट के लिए उन्होंने रास्ता खोला। दूसरी बार जो उसमें 2 बाध्यताएं थी, उसमें एक था कि अगर 2 साल तक अगर आप औद्योगिक भूमि में उद्योग शुरू नहीं करते हैं, तो भूमि आपसे वापस ले ली जाएगी। और दूसरा प्रयोजन ये था कि अगर आपने जिस प्रयोजन के लिए भूमि ली है, यानी वो काम उसमें नहीं हो रहा है, वो उद्योग उसमें नहीं लग रहा है, तो भी भूमि वापस ले ली जाएगी। लेकिन जून 2022 में तत्कालीन हमारे पुष्कर सिंह धामी जी की जो गवर्नमेंट आई, उसमें ये दोनों बाध्यताएं समाप्त कर दी गई। यानी कि दोनों के दोनों जो है, जो भूमि का अगर आप जिस प्रयोजन के लिए ले रहे हैं उससे इतर भी इस्तेमाल करें तो भूमि वापस नहीं ली जाएगी। 2 साल के अंदर अगर उद्योग शुरू नहीं हुआ, जो भूमि वापस लेनी जानी थी, वो वापस नहीं ली जाएगी। आप कह रहे हैं इन सरकारों पर हम विश्वास करें? 2022 से सुभाष कुमार की रिपोर्ट इनके पास पड़ी हुई है। क्या वो सार्वजनिक पटल पे इस चीज को नहीं रख सकते थे? ये हमारी जमीन का मामला है। ये यहाँ पर जितने ये राष्ट्रीय दल हैं, वो अभी तो जो है राष्ट्रीय पार्टियों की बैसाखियों पर चढ़कर यहाँ पर विधानसभा और संसद पहुंच जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति इस प्रदेश में राष्ट्रीय पार्टियों ने कर दी है, आपको समझना पड़ेगा। जमीनें पूरी तरह बिक रही हैं, जमीनें खुली लूट के लिए छोड़ दी गई हैं, मूल निवास इस प्रदेश से खत्म कर दिया गया है। मैं बार बार कहता हूं, हम अपनी ही लड़ाई नहीं लड़ रहे, अपने भविष्य की लड़ाई ही नहीं लड़ रहे, हम इन राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधियों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस प्रकार से इस प्रदेश में पलायन हो रहा है, जिस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज हो रही है, अभी तो सब लोग जो है ये जो नेक्सस है पैसे का, उसे घुमाकर मलिन बस्तियों को बसाकर वोट बैंक की राजनीति कर कर बाहर से आए हुए गैर मूल निवासियों को यहाँ पर जिस तरीके से बार बार आरक्षण की मांग हो रही है, ये इन बैसाखियों पे चढ़कर ये अभी तो जा रहे हैं। लेकिन डेमोग्राफी जब चेंज होगी और बाहर से लाकर जब प्रत्याशियों को, जो अभी परिपाटी शुरू हो गई है, बार बार यहाँ प्रत्याशियों को लड़ाया जाएगा, हमारे यहाँ के मूल निवासी जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर सीट नहीं मिलेगी लड़ने के लिए, यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी कहीं जाने के लिए, और तब ये लोग सड़कों पर होंगे हमारी तरह। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। आप इस चीज को पूरी गंभीरता से लीजिए। जो हम कह रहे हैं जमीन के कानून, जो हम कह रहे हैं मूल निवास की व्यवस्था, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिसको जिस राज्य में व्यवस्था मिल रही है आरक्षण की, वो अपने राज्य में जाकर उस आरक्षण की मांग करे, उस राज्य में जाके वो आरक्षण ले। हम क्या हमारे यहाँ के मूल निवासियों को, चाहे वो अनुसूचित जाति के हों, जनजाति के हों, क्या उन सभी को नौकरियां मिल गई हैं? क्या वो सारी समस्याएं उनकी खत्म हो गई हैं? क्या ये प्रदेश जो है पूरी तरह से डेवलप्ड हो गया है, जो आज हम जो है बाहर से यहाँ पर लाकर बस्तियां बसा रहे हैं और उनके नियमितीकरण की बात कर रहे हैं? बड़ा सवाल। हम यहाँ पर इंडस्ट्रीज को लेकर जो जमीनें दी जा रही हैं, उनका क्या उपयोग हो रहा है हमें पता ही नहीं है। भू बंदोबस्त जो 1960 में शुरू हुआ था, 1964 तक चला था, मैं आपको बता दूं, उस समय उसका जो मूल था, वो मूल निवास 1950 के बेसिस पे वो बंदोबस्त हुआ था। वो 40 सालाना बंदोबस्त था, यानी 2000-2004 के बीच में भू बंदोबस्त इस प्रदेश में हो जाना चाहिए था। कितनी भूमि वन की है, कितनी प्राइवेट लैंड है, कितनी कमर्शियल लैंड है,
हमारे इसके पास आंकड़े ही नहीं है। और आंकड़े हम भू सार्वजनिक सुधार होने चाहिए। भू कानून लाने की बात करते हैं। जब भी हम कोई महारैली प्रस्तावित करते हैं, जब भी कोई हम जनता से आह्वान करते हैं कि आपको अपने अधिकारों के लिए सड़क पे आना पड़ेगा, अचानक मुख्यमंत्री की नींद टूटती है और वो अचानक कहने लगते हैं कि हम इस पर एक मजबूत भू कानून लाएंगे। क्या अभी तक सो रहे थे? पिछले 24 सालों में कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बैठे हैं। नैनीसार में एक जमीन को किसी जिंदल स्कूल को दिया जा रहा था, कितना बड़ा आंदोलन वहां पर हुआ था, लोगों के वहां पर कितनी बुरी तरह मारा गया। उन गांव वालों के ऊपर आज भी मुकदमे चल रहे हैं। जी। इस प्रदेश को बर्बाद करने में दोनों राष्ट्रीय पार्टियों का हाथ है और यूकेडी भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है। वो उनके पास 4 विधायक जनता ने दिए थे। अगर वो छोटे लालच में ना पड़कर इन राष्ट्रीय दलों की सरकारों में ना जाते तो आज उनके पास 4 के 40 विधायक होते, आज वो यहां सरकार बनाने की हैसियत में होते जी। लेकिन जमीन का संघर्ष छोड़ दिया और ये 5 स्टार कल्चर की उसमें चले गए। सब के सब इसमें दोषी हैं। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत जल्दी इस प्रदेश में स्थिति बहुत गंभीर होने जा रही है। हम अभी मोहित डिमरी जी के नेतृत्व में ये मूल निवास भू कानून समन्वय संघर्ष समिति ये आंदोलन चला रही है। हजारों की संख्या में लोग हमसे जुड़ रहे हैं और अब वो पूरी तरह जो है जागरूक हो रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे संसाधनों पर, हमारी जमीनों पर बाहर के लोग आकर कब्जा भी कर रहे हैं और हमारी सरकारें मजबूत कानून बनाने के बजाय उन कानूनों को लगातार लचर कर रही हैं। और लूप होल्स, बार बार कहा जाता है हिमाचल की तर्ज पे भू कानून चाहिए। हमें नहीं चाहिए हिमाचल की तर्ज पे भू कानून, हमें और मजबूत कानून चाहिए। हिमाचल में बहुत से ऐसे कानून हैं जो लूप होल्स हैं। ठीक है, जवाब मांगने की कोशिश करेंगे प्रांजल जी। सुनीता विद्यार्थी जी, बहुत आक्रोश है, गंभीर विषय ये बन चुका है क्योंकि जो प्रांजल जी ने बातें उठाई हैं वो सभी के जहन में है। सुबोध उनियाल का हमने स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा जन जागरूकता होने की जरूरत है। इससे ज्यादा जन जागरूकता आपकी क्या होगी जब आप ऑलरेडी बहुत अवेयर है। लूप होल की बात आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। सुबोध उनियाल जी ने ये खुद कहा कि सरकार कोई कानून बनाती है तो लोग उसका लूप होल ढूंढ लेते हैं, यानी कि आप लोग खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो कानून आप बनाते हैं वो इतना स्ट्रांग होता ही नहीं है, उसमें लूप होल फिर भी मिल जाते हैं। देखिए बिल्कुल, यहाँ पे जिस प्रकार से प्रांजल ने अपनी बात रखी है कि और उन्होंने साफ तरीके से ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश की तरह हम लोगों को भू कानून नहीं चाहिए। और मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सुन के, क्यों? क्योंकि 1971 में हिमाचल अस्तित्व में आया। उनकी क्या परिस्थितियां थी, क्या पंजाब के साथ दिक्कतें थी और क्या वो चाह रहे थे, वो अलग विषय था। हमारे उत्तराखंड का जो विषय है वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारा उत्तराखंड प्रदेश की जब हमारे परिवारों ने जब उत्तराखंड बनाने की भी बात करी तो हमेशा उन्होंने जल जमीन की बात पहले रखी। उन्होंने किसी लालच में आकर, किसी सत्ता के लोभ में या हमें ये कुर्सी मिल जाएगी वो मिल जाएगी, इन चीजों के लालच में उत्तराखंड नहीं बनाया। और मैं सम्मान करती हूँ प्रत्येक उत्तराखंडी का, प्रत्येक उस परिवार का जिन्होंने उत्तराखंड बनाने में अपना सर्वस्व दिया। और अब जो ये बात है, देखिए यहाँ पे जरूर ये कह रहे हैं कि जो चीजें हैं ये तो फॉर्मेलिटीज हैं, ये ऐसा है, लेकिन मैं कहूँ ये पीड़ा है हर उत्तराखंडी की। उस पीड़ा को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जन जागरूकता होना एक विषय हो सकता है, लेकिन जो अंदर हमारे अंदर की पीड़ा है उसको समझना भी, क्योंकि बहुत इमोशनल इसमें ये विषय है, क्योंकि इसके साथ में हमारी जड़ें जुड़ी हुई हैं, हमारी संस्कृति जुड़ी हुई है। और जो डेमोग्राफी की इन्होंने बात करी, बिल्कुल सही बात है और उसका रिस्पॉन्स जो है आज मिल रहा है कई जगह पे। हमें डेमोग्राफी के चेंज से और सत्र में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत इमोशंस जुड़े हुए, लेकिन 24 साल का वक्त लग गया इन इमोशंस देखिए अभी इन्होंने कहा, समझे नहीं गए हैं। हाँ देखिए, इन्होंने कहा कि सबसे पहले जो है भाजपा को मौका मिला। देखिए जब 2000 में हमारा 9 नवंबर 2000 में जब उत्तराखंड अस्तित्व में आया और 27वें राज्य के रूप में जब बना, तब हमारी अंतरिम रूप से सरकार चली। हम सब, आप सभी ज्ञानी हैं इतने कि अंतरिम सरकारें कौन कौन से ऐसे मुद्दों पर डिसीजन ले सकती हैं, क्योंकि ये मुद्दे ऐसे नहीं है कि इनको 6 महीने के अंदर निपटाया दिया जाए, तो फिर क्यों 24 साल लगे। बात ये है कि जब पहली 2002 में जब एनडी तिवारी की चुनी हुई सरकार, विधानसभा चुनाव हुए और चुनी हुई सरकार जब अस्तित्व में बनी, तो उस वक्त ये नींव रखने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से हमारा इनिशिएटिव होना चाहिए था और उनके जो है निर्णयों में ये आना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। अभी इन्होंने कहा कि हमारी सरकारों ने जो है इसमें 250 मीटर स्क्वायर की इन्होंने बात करी। देखिए इनके टाइम पे तिवारी जी ने
500 मीटर स्क्वायर की बात की थी। हम सभी जानते हैं, ये चीजें डॉक्यूमेंटेड हैं। उसको घटाकर हमारी सरकार, खंडूड़ी सरकार ने 250 मीटर स्क्वायर किया था। ये जो नगर निकाय की जो बाहर की जो बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रत्येक तथ्य पर बहुत ज्यादा मैं कहती हूँ कि सभी के सुझावों का मान रखते हुए प्रत्येक सुझाव वो लिए जाएंगे और उसी पर ही मोहर लगेगी। लेकिन जो हमारे प्रांजल जी प्रदेश ने हित ये में भी है। कहा कि त्रिवेंद्र सरकार आने के बाद से जो डाइल्यूशन और होने लगा है और प्रोविजंस उसमें लाए गए हैं उसे डाइल्यूट करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए, उसको क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा होता है क्योंकि ये जैसे जैसे मूल निवास और भू कानून का मुद्दा आगे आया, सभी ने इसमें संशोधन किए, सभी ने कोशिश की। ऐसा नहीं कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया या राज्य आंदोलनकारी के 4 लोग आए थे जनप्रतिनिधि बन के, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने हमेशा जल जंगल जमीन की बात की है, चाहे वो किसी भी दल में रहे। ये कहना बड़ा गलत है कि वो लालच में आ गए, उनको ये हो गया। अरे लालच में आके कौन सत्ता में बैठ रहा है, ये मानसिकता हमें निकालनी पड़ेगी। प्रदेश को चलाना हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी में अगर आप लालच कहेंगे तो आने वाली पीढ़ी इसको सीरियसली नहीं लेगी। तो ये कह देना, यहाँ पे देखिए जिसके कंधे पर जब वो जिम्मेदारी आती है बखूबी सभी लोग निभाते हैं और आज तक निभा रहे हैं। यूकेडी सरकार में जब नहीं भी थी तो भी हमेशा बात करती है, आज भी सम्मानित रूप से हमारे बीच में और हमेशा बात करती है, हम सम्मान करते हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी कभी सरकार नहीं बनी तो वो किसी की बात के लिए हम उनको पूछेंगे नहीं। उनका सबसे पहला हक है यहाँ पे ये कह देना, एक दूसरे को कोस देना, इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है, जैसे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार हमारे रावत जी ने कहा कि प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषण होना चाहिए। जो गलतियां हो गई वो हो गई, चाहे किसी के भी माध्यम से हुई। आगे हम अच्छा क्या करने जा रहे हैं, बिल्कुल। आज और वृद्ध ना हो के हमें सक्षम भू कानून की तरफ बढ़ना चाहिए। ये बहुत सही बात कह रहे हैं कि जब हम लोग बचपन में तो मूल निवासी बनकर घूमते थे और आज देखो हम स्थायी निवासी हैं। तो ये 1950 वाली जो बात है, देखिए ये सारी अभी जो बंदोबस्त की बात करी, चकबंदी की बात करी, इन पर ज्यादा बात पहले होनी चाहिए। परिवार इकाई पर पहले बात होनी चाहिए। भू कानून प्रबंधन पहले लाना होगा। उसके लिए हमारी सरकार समय लेके सभी संशोधन कर रही है। जब भू प्रबंधन होगा तो परिवार इकाइयां उसमें समझी जाएंगी कि किसको परिवार बोला जाए, पिता पुत्री या जो साथ में रह रहे हैं जॉइंट फैमिली या न्यूक्लियर फैमिली या जिनका राशन कार्ड एक है या जिनके अलग अलग है। सारी चीजें जब तरीके से आएंगी तो हम सबको समझने में आसानी होगी और निश्चित रूप से जो भी सुझाव आए सबका समिति में सम्मान होना चाहिए, सबके बिंदुओं को संकलित करना चाहिए और उसके बाद सबको सार्वजनिक करके कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारी जनता हमसे ये एक्सपेक्ट करती है कि आप ही बना सकते हैं सक्षम भू कानून, तो हम जरूर उनके ही जो सुझाव हैं उस पर हम चलें। मैं ये डिबेट सार्थक इसलिए मानूंगी, कम से कम यहाँ पर कोई भी राजनीतिक दल हो, आज आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि सबकी एग्जिस्टेंस मानी गई है, चाहे यूकेडी हो, कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी या कोई और संगठन। तो आज सभी प्रवक्ताओं की इस बात में तारीफ करनी पड़ेगी कि आप लोग जो है अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बखूबी समझ रहे हैं, विपक्ष के तौर पर भी और सत्ता पक्ष के तौर पर भी। शास्त्री जी, सवाल कांग्रेस पर सत्ता पक्ष उठा रहे थे, लेकिन संगठन भी आप पर सवाल उठा रहे हैं कि आप लोग को सत्ता में मौका मिला, आप लोगों में कमी रह गई। देखो दिव्य दर्शन जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आरोप लगाने बड़े आसान, सबसे आसान काम अगर कोई है तो वो आरोप लगाना है। लेकिन आरोप लगाने से उस समय की जो परिस्थितियाँ रही होंगी, एनडी तिवारी इस देश के बहुत वरिष्ठ और बहुत तजुर्बेकार नेता थे। उनकी जो उन्होंने जो किया, आज अगर हम उनके पीठ पीछे उनके जो उन्होंने काम किया उसकी हम आलोचना करें तो मैं समझता हूँ कि उनके जो उनका जो कर्म रहा उस पर हम प्रश्न चिन्ह उठा नहीं सकते। लेकिन मैं आपसे ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए। देखो प्रांजल भाई को मैं कहना चाहता हूँ या यूकेडी के लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आप इतने सशक्त और इतने कद्दावर इतने थे तो आपको जो है जनता ने जनादेश दिया नहीं ना। आखिर जनादेश भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस को मिला इस प्रदेश के अंदर। और आज जब जो है आज हम डिबेट कर रहे हैं कि उत्तराखंड में भू कानून और भू कानून जो बन रहा है, जो बनाने की बात है, उसमें देखो मुख्यमंत्री जी जो है इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अब उन्होंने कोई बात कही है तो वो बात कोई ऐसी हवा में तो होगी नहीं। अब सवाल ये है कि जब इस प्रदेश के अंदर भू कानून आ रहा है तो जो भू कानून समिति के जो लोग हैं उनकी बातों को, हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनके बातों को और तमाम जितने हमारे बुद्धिजीवी हैं उनको अगर सबको समायोजित करके जनता की बात, जनता के सवाल, जनता की बात और जनता के ही जो जनता के लिए जिसने बनना है, तो हमारी सिर्फ एक मांग है, हमारी ये मांग है
कि ये सच है कि हम हिमाचल से सशक्त भू कानून हमें मिले, जिससे कि हम गर्व से कह सकें कि हम उत्तराखंड के लोग हैं और उत्तराखंड में ऐसा कानून इस प्रदेश के अंदर आए कि हमारी जल, जंगल और जमीनों पे हमारा अपना अधिकार रहे और आने वाली पीढ़ियां ये समझें कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ बचा के रखा है। और नहीं तो मैं समझता हूं कि ये आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में ये प्रदेश उत्तराखंड देवभूमि नाम का देवभूमि रह जाएगा। जिस तरह से आज आप देख रहे हैं सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या हमारी हो, निश्चित रूप में हमारे पास में भू कानून के नाम पे हमारे पास कानून है ही नहीं। कोई आता है वो कितने भी बीघा जमीन खरीद लेता है और आज जो हमारी जमीनें औने पौने दामों में बिक रही हैं, तो क्या वो दिखने रही है? और एक बात बताएं आपको, जो है प्रदेश के इतने वरिष्ठ मंत्री जो है अगर इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तो फिर आरोप का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। मैं समझता हूं कि आरोप का कोई मतलब नहीं रह जाता। और ऐसा सुभाष दुनियाल जी बहुत वरिष्ठ हमारे मंत्री हैं और जमीनी स्तर के मंत्री हैं और उन्होंने ये बड़े मन से स्वीकार किया। अपनी गलतियों को स्वीकार करना भी एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए मैं दिव्यदर्शिनी जी ये कहना चाहता हूं, इस आज की जो ये डिबेट है, मैं इसमें सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं, प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, कि इतिहास बना डालो, उत्तराखंड को बचा डालो। ये मत सोचो कि किसी ने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, यूकेडी ने क्या किया। आपको जो है प्रदेश की जनता ने भारी भरकम जो है जनादेश दिया है। आप चाहें तो जनहित में जो है अच्छा कानून ला सकते हैं, जिससे कि सारे लोग उससे जो है सब लोगों की जो है आशाएं, उम्मीदें बची रहे। उत्तराखंडी जी, आप लोग के लिए उम्मीद जागृत हो गई है कि कम से कम बीजेपी ये मानती है कि यूकेडी के जितने भी उठाए हुए मुद्दे हैं वो व्यर्थ नहीं गए हैं, आप लोग अपना काम सही कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले मैं जो पहले ये बात कहना भूल गया था, कल 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर में जो रामपुर तिरहा में जो कांड हुआ है, उस कांड में जो लोग हताहत हुए हैं और जिनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, उन सभी माँ बहनों को और सभी लोगों के लिए मैं उत्तराखंड जनता की तरफ से माफ़ी मांगता हूं। और उसके बाद कहता हूं कि उत्तराखंड जनता के झंडे के तले आपको उत्तराखंड मिला है तो आपने उत्तराखंड क्रांति दल को क्या दिया है? अभी जो हमारे छोटे भाई प्रांजल जी कह रहे थे, बेशक ठीक है 4 विधायक थे, लेकिन जो वो बोल रहे हैं कि मलाई या ऐसी बात करते हैं, तो उन्होंने नारायण दत्त तिवारी को प्रेशर किया और नारायण दत्त तिवारी ने वो कानून लेकर आए। ऐसा क्यों नहीं मानते? लेकिन अब मैं आज का जो डिबेट है बड़ा अच्छा डिबेट है और इसमें मैं अपने छोटी बहन विद्यार्थी का भी मैं सराहना करता हूं कि उन्होंने कम से कम माना तो है कि सरकार को इस पे आना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, जितना मुद्दे प्रांजल जी ने उठाए हैं और जितना हमारे रावत जी ने बोले, अगर इन मुद्दों पर चले हैं तो वास्तव में एक अभी भी देर आए दुरुस्त आए, अभी भी कानून बन सकता है। वैसे तो 60% उत्तराखंड खत्म हो चुका है और 40% को बचाने की मुहिम अब बाकी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारे को मूल निवास कि भू कानून नहीं, इसके साथ मूल निवास को जोड़ना अति आवश्यक होगा और मूल निवास लाना बहुत आवश्यक होगा। तो जब तक मूल निवास नहीं होगा तब तक हम वही छलवे और हम ठगे जैसे महसूस करेंगे। अब बात आ गई जहां तक कि अगर इन विधेयकों का जो बीच बीच में 2000 से लेकर आज तक आए हैं, उसमें अगर ऐसा अगर आरोपित है तो नेताओं की जो संपत्तियां बनी हैं उन पर भी जांच होनी चाहिए कि वो कैसी स्थिति में खरीदे गए हैं और उनके ऊपर आगे क्या उनका अधिकार है। उसके बाद साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि 24 साल के बाद भी हमारा अभी तक उत्तर प्रदेश से परिसंपत्तियों का बंटवारा सही ढंग से नहीं हो पाया। कई जमीनें उत्तर प्रदेश के नाम पे हमारे उत्तराखंड के बीच में दिल के अंदर ऋषिकेश जैसी जगह पे, हरिद्वार जैसी जगह पे और आगे नरेंद्रनगर जैसे जगहों पर अभी भी उनकी जमीन है। तो कहां सरकार सोई हुई है? तो इसमें हम ये नहीं मानेंगे कि हम 4 विधायक एक अकेला चना बाहर नहीं, क्या क्या करते मांग। लेकिन इसमें दोनों सरकारों का थोड़ा हमारा जो सौतेला व्यवहार उत्तराखंडियों की तरफ रहा है। और जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं अभी, तो लोग आज हरिद्वार में मैं एक न्यूज पढ़ रहा था कि वहां पर एक संगठन ये भू कानून और मूल निवास के विरोध में जो है रैलियां निकालेगा। तो ये लोग अभी पहाड़ और मैदान को बांटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि राजनीति से ये मुद्दे हट जाएं। अभी आपने क्वेश्चन पूछा था प्रांजल जी को कि आपको क्या विश्वास नहीं होता? बिल्कुल विश्वास है, लेकिन विश्वास तब हट जाता है कि जब, फिर मैं बोलता हूं वही दूध और छाछ वाली बात, कि जब मूल निवास और भू कानून की बात आती है तो यूसीसी का महत्व तो कहां रह जाता है। दिव्या जी, मैं ये आपके चैनल से अपनी जनता को बताना चाहता हूं। तो किसी एक का विरोध तो हो गई, तो सरकार अपनी पीठ थपथपाती यूसी लाने के लिए और फिर बोलती है कि हम लाएंगे भू कानून। तो यही विरोधाभास है। तो इस विरोधाभास को मिटाएं और तभी उनकी जो डिमांड है, जो संघर्ष समिति की डिमांड है, उत्तराखंड क्रांति दल की, ये सारी बातें मैंने आपके डिबेट में पिछले कई महीनों से मैं बोलता जा रहा हूं कि जो भी ड्राफ्ट बने, जो कानून
बने, राज्य आंदोलनकारियों से लेकर उत्तराखंड क्रांति दल को लेकर के और जो हमारे संघर्ष समिति समिति के जो पदाधिकारी हैं उनको लेकर, विपक्ष को लेकर के आप बैठे, बुद्धिजीवियों को लेकर बैठे और हमारे साथ में रावत जी जैसे और भी कई लोग हैं उनको बिठाएं जो अपने स्टेट संसाधनों को जिनको ज्ञान है, और उसके बाद एक अच्छा, हम हिमाचल की तर्ज बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं, हिमाचल है या उत्तरांचल है, इसमें इसके लिए होने वाला जो उत्तराखंड का उत्तराखंडियों के लिए उत्तराखंडियों द्वारा बनाया गया भू कानून, सशक्त भू कानून होना चाहिए। बिल्कुल, मैं फाइनल कमेंट की ओर बढ़ूंगी और प्रांजल जी आपसे शुरू करूंगी। शॉर्ट में फाइनल कमेंट चाहूंगी, क्या आप उम्मीद अब आगे कर रहे हैं सरकार से? देखिए मैम, मैं काफ़ी डिबेट में जब जाता हूं तो मैंने हमेशा यही देखा है कि या तो भाजपा कांग्रेस एक दूसरे से आपको लड़ते हुए मिलेंगे या एक दूसरे की तारीफ करते हुए मिलेंगे, क्योंकि ये हमेशा एक चर्चा में विमर्श में रहने का एक हमेशा एक उनका स्टाइल है। मैं ये कह रहा हूँ अब चर्चा में आम आदमी रहेगा, मूल निवासी रहेगा, उत्तराखंड में सशक्त भू कानून की मांग करने वाले लोग रहेंगे, और जिस प्रकार से जन सैलाब सड़कों पर उतर रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से आह्वान करूंगा, सरकारों से उम्मीद करना बेमानी रहती है। अभी मैंने पहले भी बताया कि इस जो सुभाष कुमार जी की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए था, लोगों से विमर्श किया जाना चाहिए था कि किस प्रकार का भू कानून आखिर आप चाहते हैं। और आप कांग्रेस और बीजेपी से दोबारा पूछ लीजिए मूल निवास पर उनकी क्या स्थिति है, वो कभी अपना स्टैंड नहीं साफ करेंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे देश में इलेक्शन लड़ने हैं। यही एक विडंबना इस प्रदेश के साथ रही है कि यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के जनप्रतिनिधि जो यहीं के थे, वो एक्चुअली में इसी नेक्सस का शिकार हो गए राष्ट्रीय पार्टियों के, और उसी परिपाटी में ये बहने लग गए। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि मूल निवासी यहाँ जाग रहा है, लोग बड़ी से बड़ी संख्या पर अपने अधिकारों को लेकर, मूल निवास को लेकर और सशक्त भू कानून को लेकर अब बहुत ज्यादा जागरूक हो रहे हैं। वो जिस तरीके से हमने ऋषिकेश में रैली करी और हजारों की संख्या में लोग हमसे जुड़े हुए थे, हमने सभी लोगों से बात करी, सभी संगठनों से बात करी, उन सभी का मानना है कि एक सशक्त भू कानून, जिस प्रकार से हम एक ड्राफ्ट भी तैयार कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं ये 9 नवंबर से पहले इस ड्राफ्ट को जनता के सामने सार्वजनिक रूप से रखा जाए कि किस प्रकार का भू कानून एक प्रदेश में होना चाहिए, और इसी तरह मूल निवास 1950 में किस तरह से एक ड्राफ्ट बन सकता है, किस तरीके से वो किया जा सकता है। एक खासकर एक विषम भौगोलिक क्षेत्र, जिस हिमालयी क्षेत्र से हम आते हैं, हमारी सीमाएं जो है चीन और नेपाल जैसे देशों से लगती हैं, हम भौगोलिक रूप से बहुत संवेदनशील जगह पर हैं, हमारी संस्कृति, हमारी भाषा, हमारी बोली, हमारा सामाजिक ढांचा, सब कुछ जो है स्टेक पर है। अब हम अगर गंभीर नहीं हुए इस मामलों पर, सरकार इस मामलों पर गंभीर नहीं हुई, तो बहुत जल्दी हम ये पूरा प्रदेश अपने हाथ से खो देंगे और हम यहाँ दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रह जाएंगे। ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की मूल निवास, भू कानून, ये ऐसे मुद्दे हैं जो आज के मुद्दे नहीं हैं, बहुत लंबे वक्त से इस पर आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन अब ज़्यादा तेज़ इसलिए हो गई है, मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और अपना स्टैंड इसमें क्लियर करने की कोशिश करते हैं। वहीं सुबोध उनियाल जो मंत्री हैं कैबिनेट में, वही कहते हैं कि जन जागरूकता की ज़रूरत है, कानून बनाने से कुछ नहीं होगा, और संघर्ष समिति और यूकेडी जैसे दल अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। अब देखना ही होगा कि इनका क्या आउटकम निकलता है और क्या वाकई इस कानून को बनाने के लिए सभी समाजों को एक साथ इकट्ठा किया जाता है, उनके सुझाव लिए जाते हैं ताकि एक सशक्त भू कानून और मूल निवास इस प्रदेश को मिल सके। बहरहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24।